नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जीएसटी के सप्लाई चैप्टर की। तो सबसे पहला सवाल में जीएसटी पेबल निकालने बोला है और आइटम्स दिए गए हैं। सबसे पहले आइटम्स को देखेंगे कि क्या इसमें जीएसटी चार्जेबल है। अगर जीएसटी चार्जेबल है तो उस आइटम का अमाउंट को जोड़ेंगे और टोटल अमाउंट जब आ जाएगा उसके बाद हम लोग सी जीएसटी एस जीएसटी लगा देंगे 9% का। तो सबसे पहले है सेल्स विद इन द स्टेट। इस पर जीएसटी चार्जेबल होगा तो 50 लाख ऐड करेंगे। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल इसका मतलब कि नो कंसिडरेशन। अगर नो कंसिडरेशन देन नो सप्लाई, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा, इस अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे। फिर हाउस होल्ड फर्नीचर का सेल, सिंस इट इज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इस अमाउंट को भी ऐड नहीं करेंगे। अगला डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीनरी का डिस्पोजल सप्लाई कंस्टिट्यूट करता है बिकॉज इट इज़ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर अ कंसिडरेशन, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। अगला है एडवांस रिसिप्ट। तो एडवांस रिसिप्ट भी जीएसटी चार्जेबल होता है, तो इस केस में भी हम लोग ऐड करेंगे 1 लाख। एडवांस रिसिप्ट पे कैसे जीएसटी चार्जेबल होता है? बिकॉज इट इज़ अ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड। सिंस एग्रीड टू बी मेड, इसलिए एडवांस रिसीव्ड में भी हम लोग जीएसटी चार्जेबल होता है। अगला है गुड्स सेंड टू एजेंट। तो सिंस एज पर द शेड्यूल 1, एजेंट प्रिंसिपल में जो भी गुड्स ट्रांसफर होता है उस पर हम लोग जीएसटी लगाते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर भी 2 लाख का जो गुड्स भेजा है उस पर जीएसटी चार्जेबल होगा, तो उसको भी ऐड किए। ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट, इसको भी ऐड किए। अगला है फ्री ऑफ कॉस्ट रिलेटिव्स को गुड्स सप्लाई किए हैं। तो रिलेटिव्स को अगर गुड्स सप्लाई करते हैं तो वो भी जीएसटी में चार्जेबल होता है एज पर द शेड्यूल 1। और इवन विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो भी चार्जेबल हो जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसको भी ऐड कर देंगे हम लोग। अगला है डिस्पोजल ऑफ मशीनरी टू चैरिटेबल ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अज्यूम करेंगे कि यहाँ आईटीसी अवेल्ड हुआ है तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। टोटल निकल के आएगा 60 लाख 10 हज़ार। इस पर जीएसटी निकालेंगे, सी जीएसटी 9% का, एस जीएसटी 9% का, तो टोटल जीएसटी निकल के आएगा 10,81,800। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा एक्टिविटीज़ बताने बोला है जिसको हम लोग सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। ऐसा एक्टिविटीज़ बताओ जिसको हम लोग सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। इनडायरेक्टली शेड्यूल 1 आपको कह रहा है जिसपे कि जीएसटी चार्ज होता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। कौन कौन सा आइटम है उस पर? ABCDER। ए फॉर एजेंट प्रिंसिपल, बी फॉर ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट और विद इन द स्टेट इफ सेपरेटली रजिस्टर्ड, सी फॉर क्लोजर ऑफ बिजनेस, डी फॉर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट इफ आईटीसी अवेल्ड, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में गिफ्ट इज मोर देन 50K और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या क्या है? ए फॉर एजेंट प्रिंसिपल, बी फॉर ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड स्टेट और विद इन स्टेट इफ सेपरेटली रजिस्टर्ड, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आईटीसी इज अवेल्ड, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में गिफ्ट मोर देन 50,000 और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब इस सवाल में आपको जीएसटी पेबल निकालने बोला है और फिर से आइटम्स दिए गए हैं। तो जब भी इस तरह का केस होता है, जब जीएसटी पेबल निकालने बोले और आइटम्स दिए रहे, तो सारे आइटम्स में चेक करते हैं कि क्या इसमें जीएसटी चार्जेबल है। अगर चार्जेबल है तो उस अमाउंट को जोड़ देते हैं। आखिर का अमाउंट जब निकल के आता है जोड़ करके उस पर जीएसटी चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहला आइटम है सेल ऑफ गुड्स। इस पर जीएसटी चार्जेबल है तो इसको ऐड करेंगे 95 लाख। अगला है सेल ऑफ लैंड। लैंड का सेल पे जीएसटी नहीं लगता है बिकॉज इट इज़ नॉट ए सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। उसके बाद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ना ही गुड्स होता है ना ही सर्विसेज होता है, इसलिए सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसको भी ऐड नहीं करिए। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो शेड्यूल 3 कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो सर्विसेज होता है यानी सैलरी, उस पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होता क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है, इसको भी ऐड नहीं किए। फिर पेनल्टी कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिंस ये भी सर्विसेज नहीं है तो इसको भी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, तो हम लोग को मालूम है कि मनी इज़ नॉट ए गुड्स नॉट सर्विसेज, तो इस केस में भी इसको ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद कमीशन चार्ज है 10,000 का, तो इसको ऐड करेंगे। तो टोटल निकल के आएगा 95 लाख प्लस 10,000। इस पर हम लोग जीएसटी निकाल देंगे 9%, 9%। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपको ये बताना है कि कौन कौन सा आइटम्स लाइबल टू जीएसटी है या फिर नहीं है। सबसे पहला आइटम है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच जो सर्विसेज होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है कि बिकॉज इट इज़ नॉट अ सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अगला आइटम में कहता है कि फ्री परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का सर्विस है। अगला है परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट। अब देखिए यहाँ पर कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है और गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है कंसेशनल रेट पे तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में सर्विसेज सिर्फ सप्लाई नहीं है, गुड्स का जो ट्रांसफ़र हो वो तो उस पर तो जीएसटी लगेगा ही, इसीलिए यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल हो गया। अगला आइटम है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर लाल एन एम्प्लॉय ऑफ पाल लिमिटेड टू एसोसिएट कंपनी बाल लिमिटेड। तो यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल होगा।
अगला आइटम है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। अब सिंस यहाँ पर हम लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं, क्योंकि गुड्स का भी है और सर्विसेज भी है, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना वर्कर को, तो यहाँ पर गुड्स सर्विसेज दोनों है, तो इसलिए ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और इसको हम लोग सर्विसेज मानते हैं एज पर द शेड्यूल 2, इसलिए यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। अब अगला आइटम है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल और टेम्प्रेरी वर्कर। अब वर्कर से हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, सिंस ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज है, तो शेड्यूल 3 के अंदर इस पे जीएसटी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो सप्लाई ही नहीं है। अगला आइटम है फ्री सर्विसेज सच एज टूरिज्म इंफॉर्मेशन एक्सेस टू फ्री टीवी चैनल, बिकॉज नो कंसिडरेशन देन नो सप्लाई, तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगला आइटम में कहता है कि डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट और पॉलिटिकल पार्टी, तो सिंस ये भी सप्लाई नहीं है तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो जीएसटी। अगला आइटम में कहता है कि डोनेशन हम लोग दिया है चैरिटेबल ट्रस्ट को विथ ए कंडीशन दैट सच ट्रस्ट वुड डिस्प्ले द नेम ऑफ डोनर इन अ फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय इट। तो देखिए जीएसटी चार्जेबल वहीं होता है जहाँ पर सीबीएस होता है। सीबीएस का मतलब कंसिडरेशन भी हो, बिजनेस भी हो, सप्लाई भी हो। तो सिंस यहाँ पर सप्लाई होगा, क्योंकि जब हम लोग डोनेशन दिए हैं तो विथ कंडीशन दिए हैं। सिंस ये बिजनेस भी होगा, क्योंकि कंडीशन के साथ हम लोग उसको कंसिडरेशन दिए हैं, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन भी है, बिजनेस भी है और सप्लाई भी है। टिप्स टू होटल स्टाफ, सिंस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अगला अवार्ड केबीसी प्राइज मनी, सिंस नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अगला आइटम में कहता है कि रिटर्नेबल डिपॉजिट मनी। अब ऐसा डिपॉजिट मनी क्योंकि बाद में रिटर्न हो जाएगा, तो सिंस ये तो कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगला है पेनल्टी और फाइन फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ, तो इस केस में सिंस इट इज़ ए लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस, इसलिए यहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब अगला आइटम है अमाउंट पेज एलिमनी ऑफ डाइवोर्स, फिर पर्सनल ऑब्लिगेशन, फिर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड ऑन बर्थडे, तो इन तीनों केस में जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट आइटम को देखते हैं, सर्विस परफॉर्म फॉर होल्डिंग कंपनी बट कंसिडरेशन पेड बाय डेटर और कस्टमर। सिंस यहाँ पर कंसिडरेशन तो है, कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय थर्ड पार्टी, लेकिन कंसिडरेशन तो है, इसीलिए यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। अगला आइटम में कहता है कि ग्रांट गिवन टू रिसर्चर्स टू कैरी सम वर्क फॉर द कंपनी, सिंस यहाँ पर कंसिडरेशन भी है और बिजनेस के लिए है और सप्लाई भी है, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होगा। अब अगला है कैप्टिव कंजम्पशन, इसका मतलब कि एक्स ने कुछ सामान बनाया, उसको वाई ने यूज़ किया, फिर वाई ने कुछ सामान बनाया, उसको जेड ने यूज़ किया, तो इस तरह के केस में नो सप्लाई देन नो जीएसटी। अगला आइटम है सैलरी टू पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म्स, तो इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई होना चाहिए ना, या सप्लाई तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ओनली। इस आइटम में भी वही होगा, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम फर्म बाय पार्टनर, इट इज़ ऑल्सो ए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इस पर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। फिर डायरेक्टर रेमनरेशन, सिंस डायरेक्टर रेमनरेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज होता है, शेड्यूल 3 के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज जो होता है वो सप्लाई नहीं है, तो इस पर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अगला बोर्ड मीटिंग फ़ी है, तो बोर्ड मीटिंग फ़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज के लिए नहीं है, वो सैलरी नहीं है, इसीलिए इस पर जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। अगला है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस। अब पर्सनल पर्पस के लिए अगर हम लोग सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो इट इज़ अ सप्लाई, लेकिन करंटली एग्जेम्प्टेड, इट इज़ अ सप्लाई बट करंटली एग्जेम्प्टेड। अगला है क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को हम लोग बंद कर रहे हैं तो सारा बिजनेस एसेट जिस पे हम लोग आईटीसी अवेल किए हुए हैं उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। अगर डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा तो उस पर जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। अगला आइटम है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होगा अज्यूमिंग कि ये सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है और फॉर कंसिडरेशन है। इसके बाद का आइटम है गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी, तो सिंस ये एक्शनेबल क्लेम है और एक्शनेबल क्लेम को हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं, लेकिन गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी को सप्लाई मानेंगे, क्योंकि एज पर द शेड्यूल 3 हम लोग एक्शनेबल क्लेम को नहीं मानते हैं सप्लाई, लेकिन एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी था, इसलिए गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी को हम लोग सप्लाई मानते हैं, और ये तो बिजनेस के केस में ही होता है और कंसिडरेशन भी यहाँ पर होता है, तो इसलिए सीबीएस है, इस पर जीएसटी चार्जेबल होगा। अगला आइटम है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी और बेनिफिट्स बाय क्लब टू इट्स मेंबर, इस पर भी हम लोग जीएसटी चार्जेबल करते हैं। नेक्स्ट आइटम इज लाइसेंस टू ऑक्यूपाई एयरलैंड, सिंस ये सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर द शेड्यूल 2, इस पर भी हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। अगला है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस पर भी हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। इसके बाद है सप्लाई ऑफ पेंटिंग बाय रेपुटेड पॉलिटिशियन फॉर चैरिटी पर्पस, सिंस यहाँ पर कंसिडरेशन है, बिजनेस भी है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव इसेंशियल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसको बिजनेस भी माना गया है और सप्लाई तो है ही, इसलिए यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा।
अब अगला 2 आइटम बहुत क्रूशियल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन सम एडवांस रिसीव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, और दूसरा है सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पहला बोल रहा है कि बिल्डिंग के कंप्लीट होने से पहले एडवांस रिसीव्ड मिल गया है, और दूसरा बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद उसको पैसा मिला है। तो जब एडवांस मिल जाता है बिल्डिंग के कंप्लीट होने से पहले, तो उसको हम लोग सर्विसेज मान लेते हैं, और सर्विसेज मान लेते हैं तो जीएसटी चार्जेबल हो जाता है। लेकिन नॉर्मली सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं होता है, इसलिए 36 नंबर वाले आइटम में जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। 36 नंबर आइटम में जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा जहाँ पर सारा कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर कंसिडरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग सेल ऑफ बिल्डिंग मान लेते हैं, और सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे हम लोग जीएसटी चार्जेबल नहीं होता है। लेकिन अगर सेल ऑफ बिल्डिंग है और हम लोगों को एडवांस में ही पैसा मिल गया है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, तो उस केस में जीएसटी चार्जेबल होता है, क्योंकि उसको हम लोग सर्विसेज मान लेते हैं। इसके बाद परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। अगर आईपीआर का परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है तो शेड्यूल 2 के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स ये माना गया है, लेकिन अगर टेम्प्रोरी ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। अगला है सेल ऑफ अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट यानी एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम तो सप्लाई ही नहीं है, इसलिए ये जीएसटी होगा ही नहीं यहाँ पर चार्जेबल। अगला आइटम है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, तो वहाँ पर इवन विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी चार्जेबल होता है, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल हो गया। अगला है ब्रांच ट्रांसफर बिटवीन वन बिजनेस वर्टिकल टू अनदर हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट। तो यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल होगा, क्योंकि ब्रांच ट्रांसफर विद इन स्टेट इफ सेपरेटली रजिस्टर्ड या फिर आउटसाइड स्टेट पर जीएसटी चार्जेबल होता है, तो यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल हुआ। अब इस सवाल में आपको बोला है कि कौन सा आइटम सप्लाई है और कौन सा आइटम सप्लाई नहीं है। तो पहला आइटम में कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, फ्री फूड देता है और कपड़ा देता है इन स्लम एरिया, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? तो यहाँ सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज नो कंसिडरेशन नो जीएसटी। यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसीलिए इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। आंसर भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 provides that supply must be made for consideration except items given in schedule 1, and it must be made in the course of business. Since both the items is missing in the given case, therefore activities of providing medical treatment free etc are not amount to supply. अगला आइटम में कहता है कि मिस्टर एक्स जो कि रजिस्टर्ड डीलर है वेस्ट बंगाल के, ये लीगल सर्विसेज लिए हैं अपने भाई से जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है शिकागो में, और फैमिली डिस्प्यूट को लेकर के इन्होंने एक लीगल सर्विसेज लिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। तो जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है तो वहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होता है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में अगर सिर्फ कंसिडरेशन भी रहे या फिर सिर्फ बिजनेस ही रहे तो वहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होता है। लेकिन यहाँ पर ना ही ये कंसिडरेशन लिया है और ना ही यहाँ पर बिजनेस है, क्योंकि ये पर्सनल मैटर के लिए है, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसलिए ना ही सी है ना ही बी है, इसलिए हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। आंसर में कहता है शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड्स एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सिंस इन द गिवन केस services are received in personal matter and not in the course of business, therefore such activities shall not be treated as supply under section 7. अब इस सवाल में आपको रीजन के साथ आंसर करने के लिए कहा है। तो कहता है कि एक्स लिमिटेड जिसका बियर फैक्ट्री है सिलीगुड़ी में, ये बियर सप्लाई करता है असम में जहाँ पर इसका ब्रांच है विदाउट कंसिडरेशन। क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लायबल होगा? तो हाँ, जीएसटी इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट पर जीएसटी लगता है, और इवन विदाउट कंसिडरेशन पे भी लगता है एज पर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जहाँ पर जीएसटी विदाउट कंसिडरेशन पर भी लगता है वहाँ पर भी ब्रांच ट्रांसफर का जिक्र किया हुआ है, तो यहाँ पर जीएसटी के लिए ये लायबल ही होगा। अब अगला आइटम में कहता है कि एक्स लिमिटेड ने मिस्टर वाई को प्लांट एंड मशीनरी दिया है ऑन हायर परचेज बेसिस, और ये जानना चाहता है कि क्या यह एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो एज पर शेड्यूल 2 प्लांट एंड मशीनरी अगर हायर परचेज पे गया है तो हायर परचेज पे जो भी जाता है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए टाइटल और पोजीशन दोनों ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। इसीलिए जब टाइटल और पोजीशन फ्यूचर में पास होगा तब फ्यूचर में ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि सॉल्यूशन को एक बार आप रीड कर लें। इस सवाल में कह रहा है कि जो भी डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में इन कनेक्शन टू जीएसटी, वो कैसे रिजॉल्व होगा अंडर जीएसटी रिजाइम। तो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 कहता है कि जीएसटी काउंसिल एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेगा इन सारे डिस्प्यूट को एडजुकेट करने के लिए। जो भी डिस्प्यूट होगा बिटवीन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाकी सारे स्टेट, या फिर आपस में स्टेट में अगर डिस्प्यूट हो गया तो मतलब कि अगर कोई भी मसला आता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में इन कनेक्शन टू जीएसटी, उसको ठीक करेगा, उस पर जजमेंट पास करेगा जीएसटी काउंसिल। तो इस सवाल में आपको कह रहा है कि कौन कौन सा नेसेसरी एलिमेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। सप्लाई के लिए कौन कौन सा नेसेसरी एलिमेंट होना चाहिए? 3 एलिमेंट होना चाहिए, CBS, कंसिडरेशन, बिजनेस, सप्लाई। वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो आंसर को रीड करते हैं। द टर्म सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017 shall constitute the following essential elements. The activity involves supply of goods or services or both. The supply is for consideration unless otherwise specifically provided for. The supply is made in the course or furtherance of business, यानी कि CBS। इस सवाल में आपको तीनों आइटम्स को बताना है कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर क्या है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर, तीसरा है सप्लाई ऑफ फूड्स अंडर केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 ये कंपोजिट सप्लाई है। यहाँ पर हम लोग गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। सबसे पहले में देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा सप्लाई ऑफ फूड्स अंडर केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज डोमिनेंट फीचर है, इसलिए यहाँ पर इसको सर्विसेज का सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 2। और सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं, आंसर भी रीड कर लेते हैं। शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट हैज स्पेसिफिकली बीन प्रोवाइडेड सर्टेन आइटम्स, certain activities to be treated as supply of goods or services as case may be accordingly. Composite contract of supply of goods under works contract and supply of foods under catering contract, both shall be treated as supply of services as per the specific entry in schedule 2. फिर से पढ़िए, composite contract of supply of goods under works contract and supply of foods under catering contract, both shall be treated as supply of services. Point number 2, development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of information technology software shall be treated as supply of services as per schedule 2. इस सवाल में मिस प्रगति जो कि इंडिया की है, ये लीगल एडवाइस ली है अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए और 1000 पाउंड पे भी करी है मिस उन्नति को जो कि लंदन की है। तो यहाँ पर जो सर्विसेज का इंपोर्ट है, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? आपको ये बताना है। क्या आपका आंसर बदल जाएगा जब ये दोनों रियल सिस्टर हैं और कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे किया हुआ है? फर्दर आपको ये भी बताना है कि अगर ये दोनों रियल सिस्टर हैं और मिस प्रगति ने लीगल एडवाइस लिया अपने बिजनेस के लिए और कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? क्या वो तब भी ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं सप्लाई माना जाएगा? तो क्वेश्चन को अगर एनालाइज करें तो यहाँ 3 केस दिया हुआ है। सबसे पहला केस, जब मिस प्रगति मिस उन्नति से लीगल एडवाइस लेती है अपना पर्सनल प्रॉब्लम के लिए और 1000 पाउंड पे करती है। दूसरा केस, जब ये दोनों रियल सिस्टर हैं और कंसिडरेशन पे नहीं करती है। तीसरा केस, जब लीगल एडवाइस लेती हैं लेकिन बिजनेस के लिए लेती हैं, कंसिडरेशन पे नहीं करती हैं और रियल सिस्टर है। तो आपको तीनों केस में ये बताना है कि क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई है या फिर नहीं है। तो अगर हम लोग सप्लाई देख रहे हैं तो सप्लाई तब होता है जब CBS हो। CBS का मतलब कंसिडरेशन हो, बिजनेस हो, सप्लाई हो। तो जब भी CBS होगा तब सप्लाई माना जाता है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में या तो बिजनेस हो या फिर कंसिडरेशन हो, या बस बिजनेस हो या फिर कंसिडरेशन हो, दोनों में से कोई एक भी रहता है, तब भी वो सप्लाई मान लिया जाता है। नॉर्मली सप्लाई के लिए CBS होना चाहिए, कंसिडरेशन, बिजनेस, सप्लाई। लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सिर्फ बिजनेस रहे या फिर सिर्फ कंसिडरेशन रहे, दोनों में से कोई एक भी रहे, तब भी हम लोग सप्लाई मान लेते हैं। तो सबसे पहला केस में पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए इन्होंने लीगल एडवाइस लिया था और 1000 पाउंड पे किया था। तो 1000 पाउंड जब पे किया तो कंसिडरेशन हो गया, इसलिए यहाँ पर ये सप्लाई माना जाएगा। दूसरा केस में जब ये दोनों रियल सिस्टर हैं और कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन भी नहीं है और यहाँ पर बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए तो लिया नहीं है। तो ना ही C है ना ही B है, तो यहाँ पर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन तीसरा केस में जब ये लीगल एडवाइस लेती है बिजनेस के लिए, भले ही बिना कंसिडरेशन के लिए, तो यहाँ पर C तो नहीं है, कंसिडरेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर B है, बिजनेस है। तो यहाँ बिजनेस है तो यहाँ पर सप्लाई ये माना जाएगा। तो तीनों केस में क्या क्या हुआ थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पहला केस में कंसिडरेशन हो गया, इस वजह से वहाँ पर सप्लाई मान लिए। दूसरा केस में ना कंसिडरेशन था ना ही बिजनेस था, इसीलिए उसको नहीं माने सप्लाई। तीसरा केस में कंसिडरेशन तो नहीं था लेकिन बिजनेस था, इसीलिए वहाँ पर भी इसको सप्लाई मान लिए। इस सवाल में आपको सप्लाई आइडेंटिफाई करने बोला है और उस पर GST पे करना है या नहीं करना है ये भी बताने बोला है।
इस सवाल में वेस्ट बंगाल का मिस्टर रवि ने $500 पे करा है यूएसए का इंस्टीट्यूट को फॉर ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस। सिंस ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई तब माना जाता है जब या तो कंसिड्रेशन भी हो या तो बिजनेस हो। तो यहाँ तो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन यह कंसिड्रेशन है, इसीलिए सी या बी दोनों में से कोई एक है, तो कोई एक है तो इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है अभी। तो आंसर पढ़ते हैं। इट अमाउंट्स टू सप्लाई एज पर सेक्शन 7, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, however not subjected to GST by virtue of exemption notification under section 6 of the IGST Act 2017, that is services received from the provider of services located in non-taxable territory by an individual other than business or commercial purpose। अगला आइटम में कहता है कि XYZ लिमिटेड ने हेड ऑफिस जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ से बहुत सारे सर्विसेज लिए हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको हम लोग सप्लाई मानते हैं एज पर शेड्यूल 1। एज पर शेड्यूल 1 जहाँ पर इवन विदाउट कंसिडरेशन पे भी सप्लाई माना जाता है, तो इस केस को भी हम लोग सप्लाई यहाँ पर मान लिए। फर्दर रेसिपिएंट इंडियन कंपनी शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज एट ए वैल्यू डिटरमाइंड अंडर जीएसटी रूल्स। अगला आइटम में कहता है कि मिस्टर रामू ने बहुत सारे गाना डाउनलोड किए हैं गूगल डेटाबेस से फ्री ऑफ कॉस्ट, सो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। अगले आइटम में कहता है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने ओल्ड पीसी को डोनेट किया चैरिटेबल ट्रस्ट को, जिसपे कि आईटीसी उसने क्लेम किया था, तो इसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे एज पर शेड्यूल 1, और उस कंपनी को XYZ प्राइवेट कंपनी को आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा। अगले आइटम में कहता है कि एक एडवोकेट फर्म अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में कोर्ट में एक केस लड़ता है और उससे कोई प्रोफेशनल फीस चार्ज नहीं करता है, तो इस केस में भी इसको सप्लाई मान लिया जाता है क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन होता है, और रिलेटेड पर्सन में इवन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, तो इसलिए ये सप्लाई तो माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीएसटी के लिए यह लायबल नहीं होगा क्योंकि जो रेसिपिएंट है वो बिजनेस एंटिटी नहीं है। हम लोग रिवर्स चार्ज में ये पढ़े थे। अगला आइटम है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विसेज है, तो यहाँ पर ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा शेड्यूल 3 के अंदर। अगले आइटम में कहता है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड LLP में कन्वर्ट हो गया है और जितना भी एसेट लाइबिलिटी था वो सारा ट्रांसफ़र हो गया LLP में, और LLP भी सेम बिजनेस ही कंडक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या ये सप्लाई होगा और ये जीएसटी के लिए लायबल होगा? तो यहाँ पर ये सप्लाई तो माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सप्लाई ऑफ सर्विस तो है लेकिन एग्जेम्प्टेड है। अब अगला आइटम में कहता है कि मिस्टर सैमसन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, ये कमर्शियल कोचिंग क्लासेस चलाता है और यहाँ पर ये कोचिंग पढ़ा रहा है अपने भाई को और फ्री क्लास दे रहा है फ्रेंड के ब्रदर को, तो इस केस में भी ये सप्लाई माना जाएगा क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो होते हैं उस पर इवन विदाउट कंसिडरेशन का सप्लाई मान लिया जाता है, उसको जीएसटी देना पड़ जाता है, तो यहाँ पर भी जीएसटी के लिए लायबल हो जाएगा एज पर शेड्यूल 1 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के वजह से। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप आंसर को रीड कर लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम लगा दिया है और फ्री वारंटी के साथ, और फ्री एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है वो एक बार हम लोग जब लगाते हैं तो वो फिक्स्ड हो जाता है, उसके बाद हम लोग खाली सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया है, इसलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम लोग मान लेंगे। तो एक बार आंसर रीड करते हैं। इट इज़ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2119 since centralized AC is immobile property, hence as per schedule 2 it amounts to supply of services। अब अगला आइटम है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो एसी अलॉन्ग विथ फ्री वारंटी एंड फ्री एएमसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर सर्विसेज प्रीडोमिनेंट आइटम नहीं है बल्कि गुड्स प्रीडोमिनेंट आइटम है, क्योंकि गुड्स इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, पहले वाले में इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको कंसिडर कर लिए थे, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पर गुड्स प्रीडोमिनेंट आइटम है, इसलिए ये सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। तो सिंस विंडो एसी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी it cannot be considered as work contract. It is the case of composite supply as per section 230 where the principal supply is window AC, that is goods, hence it is supply of goods। अब इस सवाल में आपको बताना है कि किस पे जीएसटी चार्जेबल होगा किस पे नहीं। सबसे पहला है कि मिस्टर एक्स जो कि इंडिया का है वो गुड्स खरीदा है चाइना से और बांग्लादेश भेज दिया है विदाउट ब्रिंगिंग द सेम इन इंडिया, इंडिया में नहीं लाया है, बाहर वो सेल कर दिया है, तो इस केस में जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा एज पर शेड्यूल 3। अगला आइटम में कहता है कि गुड्स इंपोर्ट किए हैं और लेकिन वो कस्टम वेयर हाउस में है, उसके बाद क्लियरेंस होने से पहले ही कस्टम वेयर हाउस से ही इसको बेच भी दिए हैं, यानी वेयर हाउस में आया, कस्टम वेयर हाउस में आया और बिना क्लियरेंस का फिर बेच भी दिए,
तो ये भी इंडिया में तो आया ही नहीं, इंडिया के बाहर ही बाहर बिक गया। तो यहाँ पर भी शेड्यूल 3 के अंदर कोई जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अगला में कह रहा है कि कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं चाइना से इंडिया, लेकिन बिफोर द गुड्स क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर वो सामान को भी बेच दिए हैं, तो इंडिया में ये भी नहीं आया, तो इस केस में भी यहाँ जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अगला आइटम में कहता है कि मिस्टर एक्स वेस्ट बंगाल का, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज ये लेता है फ्रॉम रिलेटिव ऑफ यूके विदाउट कंसिड्रेशन, यहाँ पर भी जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट के केस में तो बस कंसिड्रेशन रहे या फिर बिजनेस, दोनों में से कोई एक भी रहे तो भी हम लोग उसको सप्लाई मान लेते हैं और वहाँ जीएसटी चार्जेबल हो जाता है। तो यहाँ पर तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए लिया है, तो बिजनेस के लिए तो यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होगा। अगला में स्टॉक एक्सचेंज का सर्विस दे रहे हैं फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़, तो उस केस में भी जीएसटी चार्जेबल होगा। क्यों? क्योंकि भले ही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ गुड्स या सर्विसेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि ब्रोकरेज दे रहे होंगे, तो जब ब्रोकरेज दे रहे होंगे तो ये तो सर्विस है, तो यहाँ पर जीएसटी चार्जेबल होता है। इस सवाल में आपको कमेंट करने बोला है कि स्टेटमेंट के ऊपर, स्टेटमेंट है कि एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो कि शेड्यूल 2 के अंदर आता है वो कंपलसरी लायबल फॉर जीएसटी होता है। तो आंसर है कि शेड्यूल 2 ये नहीं बताता है कि वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है या फिर नहीं है, या फिर उस पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता है। शेड्यूल 2 तो बस ये बताता है कि अगर वो सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बस क्लासिफिकेशन बताता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है कि अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इसेंशियल कमोडिटीज़ देता है तो क्या वो टैक्सेबल एक्टिविटी होगा? तो सिंस जो चैरिटेबल ट्रस्ट देता है वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होता है और इस पर कंसिड्रेशन भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये टैक्सेबल एक्टिविटी भी नहीं माना जाता है, ये सप्लाई नहीं माना जाता है अंडर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बहुत कॉन्स्पिशियस है बिकॉज ऑफ इट्स अब्सेंस इन सेक्शन 7। तो ये जीएसटी के अंदर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, बल्कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग सेपरेटली डील करते हैं कस्टम्स एक्ट के अंदर, यानी जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है वो कस्टम्स एक्ट के दायरे में आता है। तो इसका आंसर एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज डील सेपरेटली अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 वेर इन IGST शैल बी लेविड एज एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इन एडिशन टू बेसिक कस्टम्स ड्यूटी अंडर द कस्टम एक्ट 1975। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि क्या सेल्फ सप्लाई टैक्सेबल होता है अंडर जीएसटी? तो आंसर पढ़ते हैं। इंटर स्टेट सेल्फ सप्लाई सच एज स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर और कंसाइनमेंट सेल्स shall be taxable under IGST even though such transactions may not involve payment of consideration. Every supplier is liable to register under the GST law in the state or union territory from where he makes a taxable supply of goods or services or both in terms of section 22 of CGST Act. However, intra-state self-supply are not taxable supply to not opting for registration as business vertical. क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और पोजीशन बहुत ज़रूरी होता है टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये बात सही है, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो तभी हम लोग माना जाता है, तभी ट्रांजैक्शन होता है जब टाइटल के साथ साथ पोजीशन भी ट्रांसफ़र हो। तो सोल्यूशन पढ़ते हैं। टाइटल एज वेल एज पोजीशन बोथ हैव टू बी ट्रांसफर फॉर ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। इन केस टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड द ट्रांजैक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस in terms of Schedule 2. In some cases, possession may be transferred immediately but title may be transferred in a future date, like in case of sale on approval basis or hire purchase agreement. Such transaction will be termed as supply of goods. अगला क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस को डिफाइन किया है इसका आंसर में, एक बार आप उसको पढ़ लो। अब अगले सवाल में आपको कहता है कि एक इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए कार खरीदा था और 1 साल बाद फिर कार डीलर को कार बेच देता है, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ CGST SGST एक्ट? आपको आंसर देना है। तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हेंस डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डीलर एयर कंडीशनर को अपना स्टॉक इन ट्रेड से निकाल करके पर्सनल यूज़ करने लग गया, तो क्या वहाँ पर सप्लाई माना जाएगा? तो हाँ, इसको भी सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज शेड्यूल 1 के अंदर हम लोग डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिस पे ITC क्लेम किया हुआ है उसको भी सप्लाई मान लेते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। अगले सवाल में कहता है कि कोई भी सर्विस या फिर गुड्स का फैसिलिटी अगर क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी देता है अपने मेंबर्स को, तो क्या ये सप्लाई माना जाता है? तो हाँ, ये सप्लाई माना जाता है। आंसर है येस। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और बाय एनी बॉडी टू इट्स मेंबर shall be treated as supply. This is included in the definition of business in section 2 clause 17. अब सेक्शन 23 में कहता है कि क्या एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के लिए लायबल होता है? तो एक्शनेबल क्लेम
सप्लाई नहीं माना जाता है एज पर शेड्यूल 3। बस लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ही सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, आपसे विदा लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।